तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय संविधान। और आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय संविधान के विकास के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और देखिए, हमने काफ़ी अच्छे ढंग से नोट्स को तैयार किया है। जितने भी पॉइंट आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बन सकते थे, हमने सारे पॉइंट को इस वीडियो में कवर किया है। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल अभी थोड़ा नया है। अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग संविधान के बारे में जानेंगे। आखिर संविधान होता क्या है। तो संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो किसी देश या संगठन के कामकाज के नियमों और सिद्धांतों को निर्धारित करता है। यानी कि संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है जो यानी किसी देश या संगठन के कामकाज और नियम को निर्धारित करता है कि किस प्रकार से काम करना है, किस प्रकार से कामकाज करना है अपने देश के अंदर। ठीक है। अब देखिए, संविधान जो होता है वह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लिखित संविधान, एक होता है अलिखित संविधान। जैसे भारत का जो संविधान है वह लिखित संविधान है और ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। ब्रिटेन हो गया, सऊदी अरब हो गया, ये सब यानी कि अलिखित संविधान पर चलता है। अब देखिए, भारतीय संविधान के अगर इतिहास की बात करें तो भारतीय संविधान निर्माण में 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट जो था उसका भी महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बाद अगर हम बात करें 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, इसका भी यानी कि संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। और इसके बाद हमारा जो है 1946 ईस्वी का कैबिनेट मिशन, इसके बाद तो हमारा संविधान बन ही गया था। ठीक है ना। अब देखिए, हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था। तो याद रखिएगा, 1757 ईस्वी की पलासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध अंग्रेज द्वारा जीत लिए गए थे। अंग्रेज द्वारा क्या किया गया था, जीत लिया गया था। और इसके बाद बंगाल पर, कहाँ पर, बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया था, यानी अधिकार हो गया था। अब उसको वहाँ पर शासन करने के लिए बहुत सारे नियम कानून की आवश्यकता होती थी। इसीलिए उसने समय समय पर क्या किया, तो एक्ट पारित किया, जिसमें से एक है हमारा 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है ना। अब देखिए, इसी एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में यानी कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, तो एलिजा एम्पे बने थे। कौन बने थे, एलिजा एम्पे, इसे याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए, 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम की अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के बहुत सा भाग इस अधिनियम से लिया गया। यानी भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत सारा भाग जो है वो यानी कि 1935 भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। इसके बाद देखिए, हमारा है इसी अधिनियम द्वारा म्यांमार को भारत से अलग किया गया। यानी कि 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही भारत से क्या कर दिया गया, तो यहाँ जो देख रहे हैं म्यांमार, इसको अलग कर दिया गया। ठीक है। और इसी के अंतर्गत 1935 ईस्वी में, ठीक है ना, भारतीय रिजर्व बैंक की भी स्थापना की गई थी, इसे याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, अब 1940 ईस्वी के कैबिनेट मिशन की गठन की अगर हम बात करें तो इसका जो गठन हुआ था ना, वो यानी कि जुलाई 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। यानी कैबिनेट मिशन मतलब संविधान सभा का गठन। ठीक है। यानी संविधान बनाने के लिए जिस सभा का गठन किया गया था उसी को संविधान सभा का गठन कहा जाता था। अब देखिए, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या की बात करें तो वो यानी कि 389 थी। अब इसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधित्व थे, जबकि 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व और 4 चीफ कमिश्नर। अब देखिए, ये होता क्या है सो समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा भारत है, ठीक है ना, हम फिर से समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा भारत है, इसमें जो 60% एरिया था ना, वो यानी कि ब्रिटेन द्वारा कब्जा किया हुआ था। और 40% लगभग भाग जो था वो यानी कि राजा रजवाड़ों यानी कि उस पर शासन करते थे। तो ये 60% एरिया से जो लोग संविधान सभा में भाग लिए थे उसको यानी कि ब्रिटिश प्रांत का प्रतिनिधित्व कहा जाता था। जबकि 40% से जो संविधान सभा में भाग लिए थे वो यानी कि देशी रियासत में गिने जाते थे। और याद रखिएगा, चीफ कमिश्नर किसको कहते थे, तो भारत का वैसा क्षेत्र
जहाँ पर ब्रिटेन शासन तो करता था, लेकिन यहाँ के जो प्रतिनिधित्व थे वो यानी कि इसके नियंत्रण से बाहर थे, यानी नियंत्रण नहीं कर पाते थे उस क्षेत्र को। वहाँ के जो प्रतिनिधित्व रहते थे उसको यानी कि चीफ कमिश्नर कहा जाता था, ठीक है ना। तो 4 चीफ कमिश्नर भी संविधान सभा में भाग लिए थे। याद रखिएगा कितने लोग, 4 चीफ कमिश्नर संविधान सभा में भाग लिए थे। 93 देसी रियासत था और 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधित्व थे, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए हम लोग बात करें संविधान सभा में, आपको 3 डेट जरूर याद रखना है, ठीक है ना। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर, यानी कि 2 दिन बाद, 9 से 9 2 11, 11 2 13, ठीक है ना। ये जरूर याद रखिएगा। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। अब देखिए 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था सो समझाते हैं। तो याद रखिएगा 9 दिसंबर को सबसे पहले तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ठीक है। और दूसरी, सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अब अस्थायी अध्यक्ष का मतलब होता है जो यानी कि परमानेंट नहीं होता है, ठीक है ना, उसको कभी भी हटाया जा सकता है। तो वो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अब काहे चुने गए थे हम सब बताते हैं। तो देखिए संविधान सभा का जो बैठक हुआ था ना, इसमें यानी कि मुस्लिम लीग द्वारा इसका बहिष्कार कर दिया गया संविधान सभा का, ठीक है, क्योंकि वह एक अलग देश की मांग कर रहे थे इसीलिए। तो यहाँ पर जब संविधान सभा का पहली बैठक हुआ था तो उसमें यानी कि कहा गया था कि कोई यानी कि अध्यक्ष होना चाहिए। तो उस समय यानी कि कोई अध्यक्ष मिल नहीं रहा था। तो उस सभा में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा, उसको तब तत्कालीन के लिए यानी कि तत्काल के लिए अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर पॉइंट याद रखिएगा, मुस्लिम लीग ने इस बैठक का क्या किया था, बहिष्कार किया था, जो कि हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद देखिए 11 दिसंबर की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था, तो 11 दिसंबर को। अब देखिए 13 दिसंबर, ये क्यों इम्पोर्टेंट है हम उसको समझाते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव, यानी कि जिसको अभी हम लोग प्रस्तावना कहते हैं ना, उसको यानी कि पेश किया था। और इसके बाद संविधान बनने की कार्यवाही क्या हो गई थी, तो शुरू हो गई थी, ठीक है। इसके बाद देखिए संविधान सभा के प्रमुख समितियों के अध्यक्ष की बात करें तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, और 4 संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद 5 नंबर राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति के जो अध्यक्ष थे वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये जरूर याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए क्या कहा जाता है, तो 3 जून 1947 को, ठीक है ना, 3 जून 1947 को यह घोषणा कर दी गई कि भारत का बंटवारा होगा, यानी कि भारत में जो पाकिस्तान शामिल था उसको अलग किए जाने की घोषणा कर दी गई थी। कब, तो 3 जून को, कि अब पाकिस्तान भारत से अलग हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा यानी कि भारत से पाकिस्तान जो था वो यानी कि 14 तारीख को ही अलग हो गया था। और याद रखिएगा हम लोग 15 अगस्त 1947 को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जबकि पाकिस्तान जो है वो यानी कि 14 अगस्त 1947 को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, ठीक है। तो यहाँ तक याद रखिएगा। अब देखिए क्या हुआ है, तो देश का बंटवारा हो गया है। तो देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन यानी कि कब किया गया, तो 31 अक्टूबर 1947 को किया गया, ठीक है। अब देखिए जो हमारा भारत था वो तो बंट चुका है ना, यानी कि कुछ हिस्सा, ठीक है ना, यानी कि कुछ हिस्सा जो था वो पाकिस्तान चला गया है, ठीक है ना। और इधर से आपको पता होगा जो बांग्लादेश आप लोग देख रहे होंगे वो भी पहले पाकिस्तान ही था, ठीक है ना। तो वो हिस्सा और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों यानी कि पाकिस्तान चला गया था। तो अब बच गया था मूल भारत, ठीक है। तो जो अभी भारत है वो यानी कि उसी को मूल भारत कहते हैं। अब जो मूल भारत है, ठीक है ना, तो उसमें संविधान सभा का गठन किया गया था। तो उसमें जो कुल सदस्यों की संख्या थी वह 299 था, ठीक है। अब इसमें यानी कि प्रांतीय सदस्य की बात करें तो 229 था, और देशी रियासतों की बात करें तो वो 70 थी, ठीक है। याद रखिएगा कुल यानी कि प्रांतीय सदस्य की बात करें तो 229 और देशी रियासतों की बात करें तो 70, ठीक है। अब देखिए
26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया और इसे संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। यानी कि देखिए, याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो था वो पूरी तरह बनकर तैयार हो गया था। इसे पारित भी कर दिया गया था, लेकिन लागू अभी नहीं किया गया था, याद रखिएगा। इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं, तो संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू कर दिया गया और भारत एक गणतंत्र देश बन गया। यानी भारत क्या बन गया, गणतंत्र देश बन गया। अब याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू क्यों हुआ था, क्योंकि याद रखिएगा, कांग्रेस द्वारा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन के तहत सबसे पहले तिरंगा झंडा फहराया गया था और उसी दिन को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया और उस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है ना, उस दिन को याद रखने के लिए। अब देखिए, संविधान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को भी आप लोग समझ लीजिएगा। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना वर्ष लगा था, तो याद रखिएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, ठीक है। इसके बाद देखिए, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुआ था, तो याद रखिएगा 114 दिन बहस हुआ था। संविधान निर्माण में अगर कुल खर्च की बात करें तो वह यानी कि 63,96,729 रुपया था, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा सबसे पहले का संविधान था उसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, जबकि अभी वर्तमान के अगर संविधान की बात करें, जो अभी हमारा संविधान है उसमें 22 भाग भी है, 395 अनुच्छेद भी है, लेकिन अनुसूची की संख्या 4 बढ़ गई है, यानी कि 12 हो गया है। कितना हो गया है, 12 हो गया है, ठीक है ना। अब आप लोग कहिएगा कि अनुच्छेद भी तो बढ़ा है, तो याद रखिएगा, मूल अनुच्छेद जो है वह 395 ही है। इसके बाद इसमें 395 का ए बी सी करके लगभग 450 अनुच्छेद पूरा दिया गया है, ठीक है, तो याद रखना है। इसके बाद देखिए, संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य हम लोग समझेंगे। सबसे पहला है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, यानी कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसको कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, राष्ट्रीय गान क्या होता है, तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं जन गण मन, ठीक है, ये यानी कि राष्ट्रीय गान है। और वंदे मातरम ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम लिखे थे बंकिम चंद्र चटर्जी, जबकि राष्ट्रगान लिखे थे कौन, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखे थे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो अब देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, यानी जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तो जो मंत्री बने थे उसके नाम यहाँ पर लिखा गया है। तो याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ये शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर जॉन मथाई रेल मंत्री थे, ठीक है ना, रेलवे मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, ताकत ज़्यादा है रक्षा करेगा, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री, यानी अमृत पीकर हम क्या हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। इसके बाद आर.के. संगमुंगम शेट्टी वित्त मंत्री थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये था आज का हमारा वीडियो। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।